अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे। हमने कल हमारा सीटेट ईवीएस की मैराथन सीरीज़ शुरू की थी, जहां पर हमने कल फैमिली, प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट था हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हम वो देख चुके हैं। ओके, आज जो हमारा थीम होगा फूड एंड न्यूट्रिशन, ये ना सिर्फ आपको टेट और टीआरटी सीटेट बल्कि आपको ऐसे बायो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में कॉमन है, तो ये आपको सीटेट के साथ साथ टेट और टीआरटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। ऑलरेडी हम लोग इस टॉपिक पर हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक मरतबा इसको आज हम डिटेल में देखेंगे, जो कि ऐसे बायो के लिए भी और सीटेट पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या है भाई? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ फूड। सम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ नहीं बता रहा, जितने भी जानदार अजसाम होते हैं उन तमाम को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे अजसाम होते हैं जैसे कि पौधे, वो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। इसको हम लोग इसलिए इनको हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। ठीक है ना, ये तो हमको पता ही है। इनको ऑटोट्रॉफिक कहेंगे क्योंकि ये शुआएँ तरकीब या फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या है, अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। ठीक है, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। हेटेरोट्रॉप्स क्यों कहेंगे इनको? क्योंकि ये लोग अपनी ग़िज़ा आप तैयार नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे पौधों और जानवरों को क्या ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करके वो लोग अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो इस तरह क्या है भाई, एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए लोग जानदार अजसाम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यही जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी कि हम जो हमारे लिए जो ज़रूरी अज्जा है, ठीक है ना, ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमको ज़िंदगी गुजारने के लिए, वही हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। अब डिफरेंस क्या है भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में? एक ही डिफरेंस है इसमें, ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन हो, ठीक है ना, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कार्बन रखते हो उनको हम लोग ऑर्गेनिक कहेंगे। कोई भी चीज़ जिसमें कार्बन का प्रेजेंस होगा वो ऑर्गेनिक में आएगी, और ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक में आएगी। ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती है जिसमें कार्बन पाया जाता है, उनको हम ऑर्गेनिक चीज़ें कहेंगे। जिसमें इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कार्बन जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करती है, हमको सर्वाइवल में और हमारी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करने में हमारी मदद करती है, जो भी हम लोग ग़िज़ा से हासिल करते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट सप्लाइज एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को तवन्नाई फ्राहम करती है, हमारी बॉडी को बिल्ड करती है, साथ ही साथ जो भी हमारे डैमेज टिश्यूज़ होते हैं या फिर सेल्स होते हैं उसको रिपेयर करती है, और साथ ही साथ क्या करते हैं भाई, ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में। मेटाबॉलिज्म में फिर से दो चीज़ें हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये आपको पता होना चाहिए। एनाबॉलिज्म एक होता है और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है भाई, तो हमारे अंदर जो हम लोग चीज़ें लेते हैं, जो भी हम लोग क्या कहेंगे अज्जा लेते हैं, उनासिर जो लेते हैं, अगर वो उनासिर एक जगह मिल रहे हैं भाई, ठीक है, एक जगह अगर वो प्लस हो रहे हैं, प्लस होकर क्या है भाई, छोटे मुरक्कबात से बड़े मुरक्कबात या फिर क्या बोलते हैं भाई, पेचीदा मुरक्कबात अगर बन रहे हैं तो उसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, अगर उसका अपोजिट हो रहा है भाई, जो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो बड़े मुरक्कबात होते हैं वो छोटे छोटे मुरक्कबात में अगर क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, अगर वो लोग छोटे छोटे मुरक्कबात में टूट रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है भाई, छोटी छोटी चीज़ों से पेचीदा मुरक्कबात तैयार होते हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, पेचीदा मुरक्कबात से छोटी छोटी चीज़ें हासिल होती है। इसी को हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नथिंग बट एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो मुरक्कब है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब हमारे बॉडी को जितनी उसकी मकदार की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं, 2 कैटेगरीज में जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमको उसको डिवाइड किए हैं। जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या हो जाएगा, मैक्रो के मतलब ही ये है कि ज़्यादा के हैं। ठीक है, मैक्रो के जो मतलब होते हैं वही ज़्यादा के होते हैं। डी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, हमारी बॉडी को क्या है, ये लार्ज अमाउंट में इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन से है वो, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट एंड प्रोटीन। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, ऑड एंड आउट का क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा जो है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है हमको, या फिर हमारे बॉडी को इनमें से किस चीज़ की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है या फिर किस चीज़ की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़रूरत नहीं होती, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो हमको कला भी कहते हैं इसको, ठीक है, उर्दू में क्या कहेंगे उसको हम लोग, कला कहेंगे, ठीक है, कला तग़ज़िया या फिर कला न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स एंड प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ता, फैट यानी कि चर्बी और प्रोटीन यानी कि लहमियात। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा जो है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनको माइक्रो क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या है स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। ओके, जैसा कि मिनरल्स है, वाइटामिन है, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं MCQ सीरीज़ में, फिर भी आज हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इनको। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी को इनकी कम ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसा कि मिनरल्स है हमको बहुत गिनी चुनी, जैसा कि हम नमक लेते हैं, जिस तरह हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लहमियात लेते हैं, उसी तरह हम मिनरल्स नहीं ले सकते भाई। हम बहुत ही कम मकदार में क्या है इनको लेते हैं, लेकिन जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, इनका होना ज़रूरी है। वाइटामिन का भी हमारे बॉडी के लिए होना ज़रूरी है। अगर वाइटामिन कम हो जाएंगे, मिनरल्स कम हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या है भाई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, बहुत सारे बीमारियां लाक होंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे आगे कौन कौन सी बीमारियां किससे लाक होगी। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है हमको बॉडी को कम मकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी हमको ज़रूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी, यही बता रहे हैं हम लोग। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली बुनियादी तौर पर उनका काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी को रेगुलेट करना। हमारे बॉडी में डिफरेंट जो फंक्शंस हमारी बॉडी अंजाम देती है वो तमाम को रेगुलेट करना जो होता है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम होता है। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब देखा जाए तो हमारे जो फूड होता है, हमारी जो ग़िज़ा होती है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है हमारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से है भाई, नेमली वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन है, रफजेज है एंड वाटर है। जो हम जो ग़िज़ा लेते हैं वो तमाम में भाई ये जो हमारे कंपोनेंट्स है उसका पाया जाना ज़रूरी है, जब तभी हम उसको न्यूट्रिशनल फूड कहेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना ज़रूरी है, फैट्स भी होना ज़रूरी है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन, रफजेज एंड वाटर, ये तमाम जो है ये तमाम की तमाम मिलकर हमारे क्या है तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा बनाते हैं। ये तमाम का हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम हर एक को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो जो पहला हमारा जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग निशास्ते के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, स्टार्च के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं। दे आर केमिकली मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए होते हैं वो केमिकली किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी जानदार अज़विये हैं तमाम के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। सबसे पहले जो तवानाई का ज़रिया होगा, प्राइमरी इब्तदाई जो तवानाई का ज़रिया होगा वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होगा। इसके अलावा चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, ओके। और सबसे क्या कहेंगे, चीपेस्ट हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी भी क्या रहेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ही रहेगा। अगर हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट एनिमल कंज्यूम इन फूड। तो हम जानवर में ही आते हैं, इंसान भी एक। तो जानदार जो है 3 तरह के क्या है कार्बोहाइड्रेट्स को अपने ग़िज़ा के ज़रिए लेते हैं। वो मेनली कौन कौन से, एक तो होता है स्टार्च की शक्ल में, दूसरा होता है शुगर की शक्ल में और तीसरा होता है सेल्यूलोज की शक्ल में। ये 3 शक्लों में हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग़िज़ा के अंदर लेते हैं। तो चले एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो पहला जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा स्टार्च। क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। देखिए हम लोग जो स्टार्च होता है जिसको हम लोग निशास्ता कहेंगे उर्दू में, ठीक है। ये निशास्ता जो है हमको सीरियल्स में कौन कौन से आएंगे, जो हमारी गेहूं है, जो हमारा चावल है, जो हमारी मकई है, ये तमाम जो आएंगे सीरियल्स में आएंगे, ठीक है। अजनास हैं। बाकी के जो मिलेट्स है, मिलेट्स जो है हमारे खुर्द अजनास कहेंगे इसको हम, ठीक है। ये जो खुर्द अजनास है उसमें कौन कौन से आएंगे, तो बाजरा है हमारा, जवार है, बारले है, इसके अलावा रूट एंड ट्यूबर्स, ठीक है। सीरियल्स अलग हो गए, मिलेट्स अलग हो गए और रूट्स एंड ट्यूबर्स है, जैसा कि स्वीट पोटैटो है, हमारा रत्तालू है, टैपियोका है, ठीक है। टैपियोका यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं, साबुदाना जो होता है ना, वो किससे हासिल होता है, टैपियोका से हासिल होता है। उसके बाद पोटैटो,
ये जो है हमारे रूट्स एंड ट्यूबर्स में आएंगे, तो इससे भी हमको बहुत ज़्यादा मकदार में क्या है, स्टार्च हासिल होता है। स्टार्च नथिंग बट ये कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है जो हम ग़िज़ा के तौर पर लेते हैं। और स्टार्च भी स्पेशली किस में पाया जाता है, तो सीरियल जैसा कि वीट, राइस, मेज़ में पाया जाता है। मिलेट जैसे कि बाजरा, जवार, बार्ली में पाया जाता है। और ट्यूबर्स स्वीट पोटैटो, टैपियोका और पोटैटो में क्या है, बहुत ही ज़्यादा मकदार में स्टार्च जो है, स्टार्च की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा शुगर। शुगर जो है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम लोग किससे हासिल करते हैं, शुगर केन है हमारा, गन्ना है, बीट रूट है हमारा, और फ्रूट जैसे कि बनाना है, मैंगो है, सपोटा है, चीकू है, और मिल्क और हनी। इन चीज़ों से जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो किस शक्ल में लेते हैं, तो शुगर होगा हमारा, शक्कर की शक्ल में जो है हम लोग इन अज्जा से या फिर ये इन ग़िज़ाई चीज़ों से हम लोग शुगर की शक्ल में जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज भी क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है जो हम लोग किसके ज़रिए लेते हैं भाई, तो वेजिटेबल्स और सीरियल्स। जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जो सीरियल्स होते हैं ना, उनके ज़रिए हमको कार्बोहाइड्रेट की जो शक्ल है सेलुलोज वो हासिल होती है। अब ये सेलुलोज क्या है, ये कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि जो हमारे खलिए होते हैं, क्या कहेंगे, जानवरों के खलिए और पौधों के खलियों में एक मेजर डिफरेंस होता है, वो होता है सेल वॉल का। जो सेल वॉल है वो सिर्फ़ और सिर्फ पौधों के खलियों में पाई जाती है, जानवरों के खलियों में नहीं पाई जाती। ये जो सेल वॉल होती है ना, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मजबूत होती है, और ये जो है हमारे ह्यूमन डाइजेशन नहीं होता। जो सेल वॉल होती है भाई किससे बनी हुई होती है, वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। और जो सेल्यूलोज होता है उसको हम लोग इंसान क्या है या फिर जो जानवर होते हैं वो उसको पूरी तरह से हज़म नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो पूरी तरह से हज़म नहीं होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन बोथ स्टार्च एंड शुगर्स आर अब्जॉर्ब्ड एज सरप्लस ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो दूसरी शक्लें हैं जैसा कि स्टार्च और शुगर है, इसको हम लोग डाइजेशन या फिर हज़म के दौरान ग्लूकोज में तब्दील कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो सरप्लस ग्लूकोज होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी को जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो ग्लूकोज को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, सरप्लस ग्लूकोज, उसको जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि हमारे लिवर या फिर हमारे जिगर में क्या है, जमा होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारी बॉडी जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल कर लेती है। उसके अलावा जो सरप्लस या फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, जो कि हमारे लिवर में क्या होता है, स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम लोग सेल्यूलोज की बात करेंगे तो सेल्यूलोज क्या है, एक फाइब्रस जो है सब्सटेंस होता है, एक रेशेदार क्या है, ये सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी क्या है भाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सेल्यूलोज को हमारी बॉडी क्या कहती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये क्या काम करता है, फिर डाइजेस्ट नहीं होकर ये रफेजेस की तरह काम करता है, जो कि हमारे जो बोवल मूवमेंट या फिर जो हम जो बेकार मादों को हमारे जिस्म से खारिज करते हैं ना, उसमें हमको फैसिलेट करता है, उसमें हमारी मदद करता है रफेजेस की शक्ल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक, देखेंगे हम तो। अ नॉर्मल पर्सन नीड्स अबाउट 400 to 500 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डेली इन द डाइट। तो एक जो नॉर्मल आदमी होता है उसको रोज़ाना से 400 से 500 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स अपने डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। कितनी, 500 से 400 से 500। ये क्वेश्चन बनता है एसए बायो के लिए, ठीक है, पेपर 2 या फिर एसए बायो के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जितनी कार्बोहाइड्रेट्स एवरेज पर्सन को लेनी चाहिए, तो 400 से 500 ग्राम जो है एवरेज कार्बोहाइड्रेट्स डेली डाइट में हमको इंटेक करनी चाहिए। उसके अलावा जो नमू पाने वाले बच्चे होते हैं और जो लैक्टिंग मदर होती है, यानी कि दूध पिलाने वाली जो मदर्स होती हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट है। चलें अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एक मैप देख लेते हैं भाई। जो कार्बोहाइड्रेट्स है भाई वो बहुत मुख्तलिफ टाइप्स है उसके भी अब, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोसेक्राइड्स जो है वो कौन से हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स जो है वो हम कौन से हैं देख लेते हैं। ओके, तो जो मोनोसेक्राइड्स में आएंगे वो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि ग्लूकोज की ये कौन सी किस्म में आते हैं, मोनोसेक्राइड्स में आते हैं, डाइसेक्राइड्स में आते हैं या फिर पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से है भाई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये 3 ऐसे क्या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमको मोनोसेक्राइड्स में आएंगे। मोनो का मतलब है सिर्फ एक, ठीक है, एक से बने हुए होते हैं या फिर एक कंपोनेंट होता है सिर्फ ऐसे। कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ ऐसे एक कंपोनेंट से बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये जो होंगे हमारे मोनोसेक्राइड्स में आएंगे। अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करेंगे यानी कि 2, ठीक है, ये एक कंपोनेंट होगा, ये 2 अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से मिलकर बनते हैं भाई, तो वो है हमारे सक्रोज, माल्टोज और
लैक्टोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सक्रोज है वो हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बनता है। जो हमारा माल्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। और हमारा जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये जो डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये दो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर होते हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करेंगे, जो पॉलीसेक्राइड है भाई, ये तो एक से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। जैसा कि स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड में आता है, फाइबर जो है वो पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं, और जो ग्लाइकोजिन होते हैं वो भी पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल है। एस्से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, तो स्टार्च है, फाइबर्स है और ग्लाइकोजिन है। ये किन किन से बने हुए होते हैं भाई, तो इसमें अमाइलोज होता है, फिर अमाइलोपेक्टिन होता है स्टार्च में। अगर हम फाइबर्स की बात करेंगे तो ये पेक्टिन से बनी हुई होती है, साथ ही साथ सेलुलोज से बनी हुई होती है, और एक्सेट्रा दूसरे भी कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं। अगर हम लोग ग्लाइकोजिन की बात करेंगे तो ये हमारे मसल्स और लिवर में क्या है, जो हमारा सरप्लस ग्लूकोज होता है वही क्या होता है, हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर लेती है, और वो ग्लाइकोजिन क्या है हमारे उजलात में और हमारे जिगर में क्या है, एज अ ग्लाइकोजिन की शक्ल में स्टोर किया हुआ होता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 2-3 मरतबा और क्या करें इस चार्ट को देखें और अच्छे से याद कर लें कौन से पॉलीसेक्राइड्स है, कौन से डाइसेक्राइड्स है और कौन से मोनोसेक्राइड्स होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वेरियस फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम टाइप्स देख लिए कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से हैं, वो क्या काम, अब ये देखना होगा कि वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं भाई। जो लैक्टोज शुगर होती है वो प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ इंटेस्टेंशियल बैक्टीरिया, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, ठीक है। जो लैक्टोज शुगर होती है वो क्या करती है, हमारे जो आंत में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं ना, उनकी ग्रोथ में इजाफा करती है, जो कि हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करते हैं। हमारी जो आंत होती है भाई, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। आपने इकोलाई का भी नाम सुना होगा। तो ये चंद बैक्टीरिया जो होते हैं गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे गट को हेल्दी रखते हैं। किस तरह, और साथ ही साथ जो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसमें भी हमारी मदद करते हैं। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में जो लैक्टोज शुगर होगा ना, वो क्या करेगा, इन ग्रोथ, ये जो ग्रोथ हो बैक्टीरिया की उसको बढ़ाएगा, जो कि हमारे अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में हमारी फैसिलेट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स क्या है भाई, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि हमको रिजर्व रिसोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। यानी कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की तरह ग्लाइकोजन बनकर हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और हस्ब ज़रूरत जब भी हमको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो ग्लूकोज ही एक ऐसा क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही क्या है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी और चीज़ से उसको एनर्जी हासिल नहीं होती। तो ये जो चीज़ें थी वो हमारे ग्लूकोज से रिलेटेड थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो हो जाएगा फैट्स, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट फैट्स आर कॉमनली ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इट हैज़ मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड लेस ऑक्सीजन। जो हमारे फैट्स है ये कुछ नहीं बल्कि ये भी क्या है, हमारे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो हमारे फैट्स होते हैं उसमें ज़्यादा मकदार में जो है हमारे क्या कहेंगे भाई, कार्बन और हाइड्रोजन जो है हमारे ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो लेस होती है। किस में, हमारे फैट्स में। इंपॉर्टेंट है ये, कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा मकदार में पाई जाती है और हाइड्रोजन जो है वो कम मकदार में पाई जाती है। जो फैट्स होते हैं ये लिपिड्स फैमिली के मेंबर्स होते हैं। लिपिड्स फैमिली क्या है भाई, ये जैसे कि हमारे ऑयल्स है, ठीक है, ऑयल्स है, चर्बियाँ हैं, जिससे हमको तेल, चिपचिपी जो चीज़ें होती हैं वो लिपिड्स फैमिली है। तो उनसे हमको क्या जो है वो हमारे फैट जो होते हैं लिपिड्स फैमिली के ही एक मेंबर होते हैं। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है ना, हम लोग देखे होंगे कि जो चिकनाई होती है, हम लोग बहुत देखे होंगे ये कि जो चिकनाई होती है या फिर जो तेल होता है ना, वो हमारे पानी में आसानी से मिलता नहीं है। यानी कि ये ये जो हमारे फैट्स है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, पानी में हल पजीर नहीं होते हैं, बल्कि जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये आसानी के साथ क्या है, हल पजीर होते हैं, लेकिन पानी में जो है ये हल पजीर नहीं होते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैट का, ये है रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी।
कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, साथ ही साथ चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो फैट्स होते हैं वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, हमारे कार्ब हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, लेकिन जो रिचेस्ट सोर्स है वो हमारे कौन हो जाएंगे, फैट्स हो जाएंगे। जो फैट्स है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा तवानाई फ्राहम करेंगे। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फैट ऑक्सीडेशन गिव्स अस 9.0 किलो कैलोरीज, यानी कि 37 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी। अगर हम सिर्फ 1 ग्राम फैट को ऑक्सीडेशन होगा या फिर उसका क्या होगा भाई, उसको हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, हमको 9.0 किलो कैलोरीज हासिल होगी, या फिर अगर हम इसको जॉल में देखेंगे तो 37 किलो जॉल जो है हमको एनर्जी हासिल होगी। कितने, 1 ग्राम फैट से। इंपॉर्टेंट 9.0 किलो कैलोरीज या फिर 37 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी हमको हासिल होती है 1 ग्राम ऑफ फैट से, जो कि हमारा रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फैट्स कहाँ से हासिल होते हैं हम तो घी, बटर, ऑयल, मीट, चीज़, मिल्क, केक्स, क्रीम्स। पता ही है जो चिकने वाली अशिया होती है जिसमें हम लोग को चिकनाई हासिल होती है, जिससे उससे हमको फैट्स हासिल होते हैं। अब फैट्स के भी कुछ टाइप्स है भाई, फैट्स भी कुछ टाइप्स है। कौन से टाइप्स है फैट्स के, चले देखते हैं। फैट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांस फैट्स, दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट और तीसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। आप इससे देख सकते होंगे जो ट्रांस फैट है और जो सैचुरेटेड फैट है वो जो होता है भाई हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, यानी कि हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होता है। हमारी बॉडी में अगर हम लोग ट्रांस फैट्स ले रहे हैं या फिर सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, यानी कि हमारे लिए ये ख़तरनाक फैट्स होंगे। ये कहाँ से हासिल होती है हम तो ये हाइड्रोजनेटेड फैट वेजिटेबल्स ऑयल से, फास्ट फूड से, केक्स और पेस्ट्रीज से, चॉकलेट से और डीप फ्राई जो तली हुई जो चीज़ें होती है ना, उनसे हमारे बॉडी को ट्रांस फैट हासिल होता है। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करेंगे तो ये हमको वेजिटेबल जैसा कि कोकोनट है, पाम ऑयल है, उसके अलावा जो बेवरेजेस है, जो मशरूबात है, क्रीम्स है, कंडेंस मिल्क है, हम उससे हासिल करते हैं। उसके अलावा अगर एनिमल फैट्स की बात करेंगे हम तो पोल्ट्री स्किन है, फैटी मीट है, बटर है, घी है, ठीक है, लाड है, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स जो होंगे उससे हमको सैचुरेटेड फैट्स हासिल होगा। ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक होते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड बात करेंगे फैट्स की तो ये जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग, फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में हमको ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड फैट इस्तेमाल करने चाहिए, जो हमको किससे हासिल होते हैं भाई, कॉर्न ऑयल है। ठीक है, इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक तो हैं पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। तो पॉली अनसैचुरेटेड में कौन से आएंगे तो कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कोल्ड वाटर फिश है, जो हम लोग हमारे खानों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमको अनसैचुरेटेड फैट जो है हासिल होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड किससे हासिल होंगे, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और हमको कोल्ड वाटर फिश। अगर हम मोनोसैचुरेटेड की बात करेंगे तो ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, पीनट ऑयल है, सीसेम ऑयल है, एवोकाडो है, और जो हमारे नट्स होते हैं जो कि हमारे काजू, बादाम, अखरोट, ये तमाम से हमको अनसैचुरेटेड क्या कहेंगे फैट्स हासिल होंगे, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। फैट्स में भी 3 किस्में होते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं फ़ैट्स के। तो फंक्शन क्या है भाई, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तवानाई का एक ज़रिया है, एज अ कंपोनेंट ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर। उसके अलावा जो हमारे सेल्स या फिर जो हमारे खलिया और टिश्यू बने हुए होते हैं ना, वो हमारे फैट से बने हुए होते हैं। फैट्स भी एक उनसर होता है हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में। फैट्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी फैट सोल्यूबल वाइटामिन, जैसा कि हम लोग वाइटामिन के टॉपिक में पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो ADE के जो एडिक है या फिर जिसको आप लोग कीड़ा के तौर पर भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे क्या कहेंगे वाइटामिन्स होंगे, ये फ़ैट सोल्यूबल है, यानी कि फ़ैट में ये डाइजेस्ट होने वाले हैं, फ़ैट में ये सोल्यूबल या फिर हल पजीर होने वाले हैं। तो ये जो वाइटामिन्स हम बॉडी में लेते हैं तो इनको भी सोल्यूबल करने में हमारी फ़ैट जो है एक अहम रोल अदा करता है। फैट्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड स्टेरॉयड हार्मोन इन दी बॉडी। इसके अलावा फैट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो विटामिन डी बनता है भाई, हमको पता ही है जब हम सूरज की शुआओं को लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, खुद ब खुद विटामिन डी बनाती है। तो विटामिन डी जो बनाती है वो उसमें कौन हेल्प करता है, तो हमारी फैट जो है हमारी विटामिन डी बनाने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनको भी हमारे बॉडी में तैयार करने के लिए हमारी फैट जो है हमारी मदद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे फैट से रिलेटेड। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके अलावा फैट्स आर स्टोर इन आवर बॉडी एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑफ कोल्ड वेदर एनी एक्सटर्नल शॉक। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फैट्स है भाई वो हमारे बॉडी के लेयर्स में क्या है भाई जमा हो जाती है। आप लोग देखे होंगे जब कोई इंसान ज़्यादा फैटी चीज़ें जैसा तेल वाली चीज़ें लेता है तो उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो फैट क्या है, वो नथिंग बट वो हमारे बॉडी में क्या है, हमारे स्किन के नीचे हमारे फैट्स का जो है ज़ख़ीरा हो रहा है। वो ज़ख़ीरा क्या करेगा भाई, हमारे को सर्दी के मौसम में क्या करेगा, वो गर्माहट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सर्दी के दिनों में क्या करते हैं भाई, आप लोग देखे होंगे जो मोटे लोग होती हैं उनको ज़्यादा गर्मी होती है, जो दुबले होते हैं उनको ज़्यादा सर्दी होती है। और जब सर्दी के मौसम या फिर विंटर सीज़न आता है तो फैट जो होते हैं, जो फैटी जो लोग होते हैं ना, वो गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में क्या होता है, फैट्स जमा हो जाता है और वो एक एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है कोल्ड वेदर के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमको एक्सटर्नल शॉक से भी क्या है बचाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो मोटे जो फैटी लोग होते हैं जिनके बॉडी में फ़ैट भरा हुआ होता है, वो क्या है भाई आसानी के साथ उनको बाहरी जो भी धक्का मुक्का है वो आसानी के साथ नहीं लगता। उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सेफ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स के लिए वो जो चर्बी होती है वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो नेक्स्ट हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो हो जाएगा हमारा प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो है हमारे लहमियात कहेंगे जिसको हम लोग उर्दू में, ये भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है भाई। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नाइट्रोजन। अब तक हम लोग देखें कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है और जो हमारे फैट्स है वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक नाइट्रोजन का इजाफा हो गया। जो नाइट्रोजन होते हैं वो तमाम में क्या है भाई प्रोटीन पाया जाता है, या फिर ऐसे तमाम प्रोटीन में क्या है नाइट्रोजन पाया जाता है। कंपलसरी एक जुज़ होता है नाइट्रोजन तमाम प्रोटीन्स का। ये क्या है भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कंटेंट सल्फर एंड फास्फोरस। इसके अलावा जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, कभी कभार कुछ प्रोटीन्स के अंदर हमको सल्फर और फास्फोरस भी देखने मिलता है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मेनली अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन्स कुछ भी नहीं है, अमाइनो एसिड्स की एक चेन है। अमाइनो एसिड्स क्या है भाई, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से मिलकर जो है हमारे प्रोटीन्स तैयार करते हैं। सो अमाइनो एसिड्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो जो बुनियादी इकाई होगी प्रोटीन्स की वो होगी हमारी अमाइनो एसिड, जिसको हम लोग अमीनो तुर्शा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो प्रोटीन की जो है बेसिक या फिर बुनियादी इकाई कौन है, तो हमारी जो अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे वो हमारे प्रोटीन के बुनियादी इकाई हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या है प्रोटीन तैयार करते हैं। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी दो टाइप के हैं भाई, वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फ्रॉम द आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में जो है तैयार नहीं होते हैं, हम इनको बाहर से ग़िज़ा के तौर पर लेना इनको ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे तो दीज अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी एनिमल बॉडी। तो हमारे जो जानदार होते हैं, हम लोग जानवर होते हैं, उनकी बॉडी में जो है ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो खुद हमारी बॉडी तैयार करती है। किससे तैयार करती है? जो हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लेते हैं ना ग़िज़ा के ज़रिए, वही क्या करती है हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तैयार करने में हमारी मदद करती है। इम्पॉर्टेंट था। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारे प्रोटीन को हम पहले देख लेंगे भाई, प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से हासिल होता है। तो प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पल्सेस, दालों से, लेग्यूमिनस फैमिली जो होती है भाई उनसे, नट्स से, मिल्क से, फिश, लिवर, एग एंड चीज़। ये जो सॉर्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच सॉर्स होंगे। अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स के बात करेंगे तो कौन से अमाइनो एसिड एसेंशियल होंगे, कौन से नॉन एसेंशियल होंगे, ये पेपर 2 और एसए बायो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो वो अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी खुद से कांट बी क्रिएटेड बाय द बॉडी एंड हैव टू बी कंज्यूम, जो है हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? तो ट्रिप्टोफैन है, थेरियोनिन है, फिनाइलएलानाइन है और हिस्टिडाइन है, मिथियोनाइन है और लाइसिन है। ये जो है हमारी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। उसके अलावा ये जो 3 अमाइनो एसिड्स हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिनिन, इंपॉर्टेंट है ये 3 से ही हमारे क्या है मसल्स 35% बने हुए होते हैं। किन किन से? जो आइसोल्यूसिन है ना, आइसोल्यूसिन से जो है मेकअप 35% ऑफ द एसेंशियल एज इन मसल्स। तो हमारे मसल्स में 35% जो अमाइनो एसिड या पाया जाता है वो कौन सा होता है? आइसोल्यूसिन होता है। इंपॉर्टेंट है। और जो ल्यूसिन और वैलिनिन है ना,
ये ब्रांच चेन की शक्ल में पाए जाते हैं। ये क्या है भाई, हमारे जंजीर की शक्ल में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स है। ये तमाम के तमाम जो 9 है, ये 9 अमाइनो एसिड्स क्या है, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। याद रख लें इनके नेम्स। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहेंगे वो कौन कौन से हैं, तो ट्रायोसिन, प्राइलोनिन, ग्लूटामिक एसिड, एलेनाइन, अस्पार्टिक एसिड, अर्जिनाइन, सिराइन, ग्लिसिन, सिस्टाइन, ऑर्निथाइन और एस्पेराइजाइन। ये जितने भी है ये वो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहेंगे। आपको एटलीस्ट इसको नाम याद रखने होंगे कि कौन से एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल में आएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड आर रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग्स एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यू। तो हमको पता ही है, हम इसको क्या कहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहेंगे प्रोटीन्स या फिर लहमियात को। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अहम इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो प्रोटीन होता है। जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हमारे बॉडी को किसका काम होता है, प्रोटीन का। हमारे बॉडी को बिल्ड करना यानी कि नमो के लिए भी जो कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटीन जिम्मेदार होता है। और हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ है उसको भी मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटीन जिम्मेदार होता है। अगर हम लोगों को मसल फॉर्म करना है, अगर अब जिमर्स को देखे होंगे तो जिमर्स अपनी बॉडी जब वो जिम करेंगे तो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे खाने में भी, और साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स पाउडर्स का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो हमारे मसल्स फॉर्म होते हैं, जो उनकी ग्रोथ होती है वो किसकी मदद से होती है, तो प्रोटीन हम जो है हमारे ग्रोथ ऑफ मसल्स में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दीज एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन, सो प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। अब बात क्या की जा रही है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी एंजाइम्स बने हुए होते हैं जो कि हमारे हाजमे में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, और बहुत सारे हैं भाई जो भी क्या कहेंगे हमारे हाजमे में अमल दखल करने वाले जितने भी हमारे एंजाइम्स या फिर खामिरे होंगे वो तमाम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो डाइजेशन में भी क्या है, हमारे प्रोटीन हमारी मदद करेगा। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, मैनी हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसा कि हमारे क्या है भाई पैराथायराइड हार्मोन है, एड्रेनालिन है, उसके अलावा हमारे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है ना, ल्यूटिनिन हार्मोन है। ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना वो भी तमाम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो प्रोटीन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसीलिए प्रोटीन क्या है, हमारे डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। प्रोटीन ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या है, हमारे प्रोटीन अहम रोल अदा करते हैं। क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो नथिंग बट, हीम का मतलब है हमारे खून में जो हमारा क्या कहेंगे भाई आयरन पाया जाता है, एक तो आयरन से और दूसरा ग्लोबिन क्या है भाई, ये एक प्रोटीन है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना वो नथिंग बट आयरन और प्रोटीन का ही एक मिक्सचर होता है, जो कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हमारी मदद करता है। ऑक्सीजन की मुंतकिली में हमको पता ही है हमारा हीमोग्लोबिन मदद करता है, जो नथिंग बट ये एक प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट। चले, इसके अलावा प्रोटीन हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट एनी डिसीज़ एंड एनी फंक्शन। इसके अलावा प्रोटीन क्या करती है, हमको दूसरे बीमारियों और इन्फेक्शन से भी क्या है फाइट करने में मदद करती है। इसके अलावा जब हमको ज़ख़म लगता है भाई, ज़ख़म लगने पर जो हमारे कोगुलेशन का जो अमल होता है, मुंजमद जो अमल होता है, जो फाइब्रिन जो इम्पॉर्टेंट अमल अंजाम देता है, फाइब्रिनोजिन जो इम्पॉर्टेंट अमल अंजाम देता है हमारे खून के मुंजमद होने में, वो भी क्या है प्रोटीन से बने हुए ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कुछ हमारे प्रोटीन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइटामिन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट हो जाएगा वाइटामिन हो जाएगा। यहाँ से हमारे माइक्रो कंपोनेंट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स थे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। ये जो हमारा विटामिन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, हमारा खुर्द है, ठीक है, खुर्द अज्जा में आ जाएगा ये। तो ये केमिकल सब्सटेंस है जस्ट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। हमारी बॉडी को कम मकदार में इनकी ज़रूरत होती है। ये कीमियाई अज्जा होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ गुड हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी को वेरियस डिसीज़ से बचाने के लिए जो है हमारे वाइटामिन्स हमारी मदद करते हैं। जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते हैं एक्सेप्ट विटामिन डी। विटामिन जी जो होते हैं हमारी बॉडी ख़ुद तैयार करती है सूरज की रोशनी हासिल करके। उसके अलावा जितने भी वाइटामिन्स होते हैं वो हमको ग़िज़ा के ज़रिए हासिल करने होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि
सोर्स एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट वाइटामिन आर गिवन इन द बेलो टेबल। अब टेबल में नीचे दिया गया है कि कौन से प्रोटीन की हमारे बॉडी को कितनी ज़रूरत होती है और वो क्या काम करते हैं वो, और हमारी बॉडी को कितनी मकदार में उनकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन B1, इसका जो नेम है साइंटिफिक वो है थायामीन। अगर हम देखेंगे तो 13 से लेकर 15 साल तक की अगर हम एज की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप अगर आपकी नॉलेज के लिए ये टेबल को देखना चाहते हैं कि कितने साल के बच्चों के लिए कितनी हमको ज़रूरत होती है तो आप लोग ये देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इतना डिटेल में नहीं पूछता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे तो विटामिन B1 थायामीन का जो फंक्शन है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, हमारी भूख को बढ़ाता है, ये हार्ट, नर्व और मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, किस किस के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके अलावा हमारे भूख को बढ़ाने के लिए, हमारे दिल के और नर्व्स की और मसल्स की फंक्शनिंग के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। हमको किससे हासिल होता है? ये तो ईस्ट, लिवर, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, होल ग्रेन से हासिल होता है। तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, तो हमको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसका नेम पता होना चाहिए और उसका फंक्शंस बॉडी में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2 जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहेंगे। ये हम क्या करेगा भाई, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। हमारा अगर हमको स्किन, हमारी जिल्द को अगर हेल्दी रखना है तो हमको राइबोफ्लेविन की ज़रूरत होगी। अगर हम विटामिन B3 की बात करेंगे तो इसको हम लोग नियासिन कहेंगे, या इसके अलावा इसको नायासिनामाइड भी कहा जाता है। तो ये नायासिनामाइड क्या है भाई, ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा और साथ ही साथ हमारे स्किन को भी क्या है, हेल्दी रखेगा। नायासिनामाइड जो है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। उसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा सीरम्स भी आ गए हैं नायासिनामाइड के, जो कि हमारे बॉडी के लिए या हमारी स्किन के लिए बहुत ही क्या है भाई, हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12 जिसको हम लोग सियानोकोबालामीन कहेंगे भाई। इसका क्या काम होता है, तो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड और यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है RNA और DNA, उसके भी सिंथेसिस में कौन मदद करेगा, हमारा विटामिन B12 या फिर सियानोकोबालामाइन मदद करेगा। उसके अलावा हमारे बॉडी में क्या है भाई, खून की फॉर्मेशन यानी कि खून के बनने में भी क्या है, हमारा सियानोकोबालामीन जो है हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है भाई, इन्फेक्शन से हमको बचाएगा, हमारे दांतों को, हमारे गम्स को, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखेगा। हमें कोई कट हो गया भाई, तो हमें कोई वाउंड आ गया है या फिर हमें कहीं ज़ख्म लगता है तो उसको हील करने में मदद करेगा विटामिन C हमारा, और कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करेगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, खून के मुंजमद होने में मदद करते हैं, ठीक है। विटामिन C इसके ये इस तरह के जो हैं हमारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है हमारा रेटिनॉल या फिर विटामिन A। ये क्या करेगा भाई, हमारे बॉडी, हमारे स्किन में स्किन और विजन, हमारे आँखों की बसारत और हमारे जल्द के लिए बहुत ही क्या है, एसेंशियल होता है। और साथ ही साथ हमारे जो विजुअल पिगमेंट होते हैं, जैसा कि हमारे आँखों में अगर हम रेटिना की बात करेंगे तो उसमें रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं भाई, जो कि हमको मध्यम रोशनी में, दिन के औकात में और रात के औकात में देखने में मदद करते हैं। तो उनके लिए भी क्या है भाई, पिगमेंट्स के लिए भी प्रोटीन जो रेटिनॉल है हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D। विटामिन D क्या करेगा, हमारे दांतों को, हमारे बोन्स को हेल्दी रखेगा और साथ ही साथ हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन यानी कि जज्ब होने में क्या है, हमारा विटामिन D अहम रोल अदा करता है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देखेंगे मिनरल्स की बात करेंगे हम लोग। तो मिनरल्स या फिर हम इसको मदनियात कहेंगे, ठीक है ना। ये जो मदनियात है ये भी हमारे बॉडी को कम मकदार में ज़रूरत होती है इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। ये इनऑर्गेनिक होते हैं भाई। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं दैट हेल्प प्रोटीन इन परफॉर्मिंग नॉर्मल फंक्शन, जो कि हमारे प्रोटीन की हेल्प करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग में। मिनरल्स प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। इसके अलावा हमारे बॉडी के जो उज़लात और जो हड्डियाँ होते हैं उनके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, मिनरल्स अहम रोल अदा करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे मिनरल्स का, वो है मेंटेनिंग फ्लूइड ब्लड। जो हमारे फ्लूइड बैलेंस होता है हमारे बॉडी में, जो माइयात का तवाज़ुन होता है उसको बरकरार रखने में जो है हमारे मिनरल्स हमारी मदद करते हैं। और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे जो अज़बी निज़ाम होता है, हमारा दिमाग है, हमारे क्या है भाई, अज़बिये हैं, न्यूरॉन्स है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में भी जो है हमारे मदनियात हमारी मदद करते हैं। उसके अलावा आयोडीन के लिए, आयोडीन हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। आयोडीन नथिंग बट एक तरह का ये मादनियात है, एक तरह का मिनरल है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और थायराइड जो हमारा ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आयोडीन। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब मिनरल्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है भाई। एक तो होते हैं हमारे मेजर एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे, ये मैक्रो हो जाएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे माइनर एलिमेंट्स, ये जो हो जाएंगे हमारे माइक्रो हो जाएंगे, ओके। तो मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और आयरन, ये जो है मेजर एलिमेंट्स है, यानी हमारे बॉडी में क्या है, ज़्यादा मकदार में इन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम माइनर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ये क्या है भाई, हमारे बॉडी में इनकी कम ज़रूरत होती है, इसलिए हमको इनको माइनर एलिमेंट्स कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमको सॉर्ट्स देखेंगे कि कौन से मिनरल से हमको कौन सा चीज़ें हासिल होती है, ठीक है भाई। तो चलें, एक पहले हम आयरन की बात करेंगे, लोहे की बात करेंगे, तो हमको ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसा कि आंवला हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बना भी है, ठीक है। आयरन कहाँ कहाँ से हासिल होता है, तो हमको ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा आंवला, स्पेनिश, एप्पल व्हीट, जैगरीज, ग्रेन्स, टर्निप, मीट और एग्स, ये जो है हमारे रिच सोर्स ऑफ आयरन्स हो गए। आयरन का काम क्या है भाई, तो इम्पॉर्टेंस ये है कि हमारे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के पैदा होने में या फिर बनने में जो है आयरन बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नथिंग बट ये आयरन और प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो हमको ये मिल्क से हासिल होगा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग से, उससे हमको हासिल होगा। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे तो ये हमको अंडों से, मीट से, फिश से, वोल ग्रेन्स और मिल्क से हासिल होगा भाई। अगर हम बात करेंगे तो ये फास्फोरस क्यों ज़रूरी है, तो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे हड्डियाँ होती है और जो हमारे दाँत होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट से बने हुए होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, दोनों का काम क्या होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का काम ही हमारे हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूत करना होता है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन, जो कि हमको किससे हासिल होता है, सी फूड से हासिल होता है। साथ ही साथ आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, उसमें आयोडीन का पाया जाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि क्या करता है भाई, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम, ये हमको टेबल सॉल्ट से हासिल होता है, वेजिटेबल और प्रोसेस फूड से हासिल होता है। ये क्या काम करता है, मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस और नर्व ट्रांसमिशन और मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, ये तीन में भी क्या है, हमारे सोडियम हमारी मदद करता है, हमारे फ्लूइड बैलेंस में हमारी मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग और हमारे उजलात के सुकड़ाओं में क्या करता है, ये मदद करता है सोडियम। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम, ये हमको दूध, गोश्त और वेजिटेबल्स और फ्रूट से हासिल होता है। ये भी फ्लूइड बैलेंस के और हमारे नर्व ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो सोडियम और पोटेशियम है उनका लगभग एक ही काम होता है, फ्लूइड बैलेंस को बरकरार रखना, नर्वस ट्रांसमिशन और मसल कंस्ट्रक्शन में मदद करना। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम का क्या रोल होता है भाई, ये वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स और नट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैग्नीशियम होता है वो हमको जानवरों से हासिल नहीं होता है, सिर्फ प्लांट बेस्ड जो फूड होता है ना, उसी से हमको मैग्नीशियम हासिल होता है। और ये क्या करेगा भाई, फाउंड इन बोन्स, इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्स्ट्रैक्शन, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन फंक्शनिंग, तो प्रोटीन के फंक्शनिंग के लिए और हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए जो है हमारे मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये थे हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे कौन से थे भाई, मिनरल्स थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, रफेजेस की बात कर लेंगे। रफेजेस क्या है भाई, रफेजेस इज नथिंग बट फाइबर प्रेजेंट इन सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रफेजेस हासिल होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमको प्लांट बेस्ड फूड से ही हासिल होता है। ये भी क्या है भाई, प्लांट बेस्ड फूड है। रफेजेस जो होते हैं वो नथिंग बट ये सेलुलोज होते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, सेलुलोज होते हैं, जो कि हमको प्लांट बेस्ड फूड से हासिल होते हैं, जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। जो रफेजेस होते हैं वो फूड नहीं होते, रफेजेस जो होते हैं वो फूड नहीं होते। जब हम सेलुलोज को हज़म कर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, उसको रफेजेस में कन्वर्ट कर लेती है, पूरी तरह से वो हज़म नहीं होते हैं, जो कि एक फूड नहीं है। अब रफेजेस का काम क्या होता है, तो रफेजेस हेल्प इन बोवल मूवमेंट, जो हमारे क्या कहेंगे, हमारा फुजला जो बाहर खारिज होता है, ठीक है ना, उसको बाहर खारिज करने में इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, मदद करते हैं। उसके अलावा क्लीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, हमारी जो हजमी नली है उसको क्लीन करने में हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो मदद करते हैं। आप लोग सुने होंगे डायरिया हो गया, कब्ज़ हो गया, तो हम कहते हैं कि जो हल्की फुल्की चीज़ें लें जिसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, जैसा कि हमारी
कौन सी भाई? हमारी मूंग दाल जो होती है उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं हमारे डाइजेशन में अच्छे से हमारी हेल्प करती हैं। तो ये क्लीन डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं, हमको कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, हमारे बॉडी में वाटर रिटेन करने में हमारी मदद करते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रॉपर ऑप्टिमल लेवल बनाने में हमारी मदद करते हैं। रफेजेस इंपॉर्टेंट है, रफेजेस हमारी बॉडी के लिए कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, बोवल मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं, हमारी बॉडी में क्या है पानी की जो सतह है उसको बरकरार रखने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ हमारे ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल को बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं। ये थे हमारे रफेजेस। नेक्स्ट, हमारे बॉडी में पानी का पाया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, स्पेशली जो हम इन्फेंट की बात करेंगे, अगर हम नौमौलूद की बात करेंगे या फिर हम लोग पैदा हुए बच्चे की बात करेंगे, तो उसके बॉडी जो है 75% पानी से बनी हुई होती है। अगर हम अडल्ट की बात करेंगे तो 70% जो है अडल्ट की जो बॉडी होती है वो पानी से बनी हुई होती है। इंपॉर्टेंट है, नवजायद जो बच्चे होते हैं उनके लिए 75% उनकी बॉडी पानी से बनी हुई होती है, और अडल्ट की बॉडी जो है 70% पानी से बनी हुई होती है। अब फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ वाटर की बात करेंगे, तो ये क्या है भाई? एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन ऑफ फूड। हमको ज़रूरी है जो हमारे ग़िज़ाई अजीज़ा है उसकी मुंतकिली और उसके डाइजेशन में हमको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारे वेस्ट होता है भाई उसके हमको एक्सक्रीट करना है, समझो उसका अखराज करना है, तो हमको पानी की ज़रूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखने में भी पानी हमारी हेल्प करती है। एक्ट एज अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट की तरह काम करती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या है भाई? हल पजीर होती है। सॉल्वेंट नथिंग बट जिसके अंदर दूसरी जो चीज़ें हैं वो हल होती है। ठीक है, ये मुहल्लिल की तरह काम करती है। ठीक है, सॉल्वेंट नथिंग बट मुहल्लिल कहेंगे इसको हम लोग उर्दू में। मुहल्लिल क्या करता है? अपने अंदर दूसरे क्या कहेंगे मुनहिल को क्या है भाई जज्ब होने या फिर क्या कहेंगे हल पजीर होने में मदद करता है। तो पानी क्या है भाई? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वाटर हमको कहाँ कहाँ से हासिल होता है? तो वाटर हमको ड्रिंकिंग फ्रूट जूसेस, ठीक है ना, मिल्क, टी, ईटिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट, जहाँ जिसमें भी पानी ज़्यादा मकदार में होता है वैसी चीज़ें लेने पर हमको पानी हासिल होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रिशन नीड्स फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन या फिर जो नमू पाने वाले बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि न्यू टिश्यूज़ बनाने में मदद करते हैं। मोर कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जो उनको बोन हेल्थ और मसल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। ज़्यादा वाइटामिन ए की ज़रूरत होती है, हेल्दी आईसाइट के लिए ज़्यादा वाइटामिन सी की ज़रूरत होती है, जनरल हेल्थ के लिए, क्योंकि वाइटामिन सी जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है भाई। आप लोग देखे होंगे कोरोना जब आया था तो हम लोगों को ज़्यादा एंटीबायोटिक और ऐसी चीज़ें लेने के लिए कहा जा रहा था जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो विटामिन सी क्या करता है? इम्यूनिटी और जनरल हेल्थ को बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा विटामिन डी की ज़रूरत होती है बढ़ने वाले बच्चों को, जो कि हेल्दी बोन्स में उनकी मदद करेगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। हम लोग ग़िज़ा तो ले लिए भाई, अब ग़िज़ा हम किस तरह से लेते हैं? ग़िज़ा बनाने के लिए क्या है भाई? हाउ डू मेक एंड ईट फूड, हम किस तरह खाना बनाते हैं और लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया यहाँ से हमारा। दो तरह हम लेते हैं भाई, एक तो बिना पकाए और एक पकाए। ठीक है, एक कुकड होता है और एक अनकुकड फूड होता है जो हम लेते हैं। जो हमारा पकाया हुआ खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, जम फ्री होता है, यानी कि पकाने के दौरान उसके जो भी जम्स होते हैं वो मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। ठीक है ना, और अगर हम ओवर कुकड भी कर लेंगे तो उसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी पाए जाएंगे। मतलब बताया जा रहा है कि चीज़ें पकानी चाहिए लेकिन ओवर पकानी नहीं चाहिए, जिससे उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें है वो भी पक जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। हमको बिफोर ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उसको अच्छी तरह से पानी में क्लीन करना चाहिए, उसके बाद उसको कट करना चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन बना था सीटेट में कि कैसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना था। पहले हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटना चाहिए, फिर उसको पानी में धोना चाहिए, या फिर पहले उसको अच्छे से पानी में धोना चाहिए फिर उसको काटना चाहिए। ये जो है घुमा कर पूछा था उन्हें। तो हमको क्या करना चाहिए भाई? पहले उसको धो लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसको कट करना चाहिए, क्योंकि अगर कट कर कर अगर उसको हम धोएंगे तो धोने में क्या है भाई? तमाम जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या है भाई? बेकिंग करना, बॉइलिंग करना, फ्राइंग करना, ग्लियरिंग करना, रोस्टिंग करना। ये जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करने वाले जो मेथड्स हैं ग़िज़ा को पकाने में। बेक करते हैं जैसा कि केक है, बॉयल करके खाते हैं जैसा कि अंडे है, दाल है, चावल है, फ्राई करके खाते हैं जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फ्राई कर, तला हुआ गोश्त है, ठीक है, तले हुए चिप्स हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फ्राई करके, कबाब है, ठीक है ना, ग्रिल करके खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
उसके अलावा हम लोग केरोसिन के स्टोव पे पकाते हैं, एलपीजी बर्नर पे पकाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, चूल्हाज हो गया, हम लकड़ी हो गया, और काऊ डंग जो हमारे उपली कहते हैं जिसको हम लोग पुराने ज़माने में या फिर गांव में आज भी जो है हमारे गोबर के ज़रिए उपलियाँ बनाई जाती है, उसको सुखाया जाता है, फिर उसको एज अ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चूल्हाज बेस्ड ऑन वुड एंड काऊ डंग्स केक्स आर हार्मफुल। अब ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो चूल्हे होते हैं वो किससे बने हुए, जो लकड़ी और वो जो हमारे काऊ डंग होते हैं उसको जलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। स्पेशली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारी सांस लेने की जो हवाई नली है, जो हमारे फेफड़े हैं, उससे जो प्रॉब्लम्स होती है वो इससे होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है जो कि हमारे पोल्यूशन क्रिएट करती है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट रीजन। इम्पॉर्टेंट ये जो है हमारे सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन से एरिया में कौन से खाने खाए जाते हैं। अक्सर एक ना एक क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से बनता है सीटेट के पेपर ईवीएस में। तो देखेंगे हम लोग, जो हांगकांग है अक्सर यही पूछता है। जो हांगकांग होता है भाई, वहाँ पे जो है स्नेक यानी कि सांप को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एक डिश तैयार की जाती है जिसको हम लोग लिंग हो फिन कहेंगे। लिंग हो फिन क्या है, कुछ नहीं है, ये एक तरह की डिश है जो कि स्नैक से तैयार होती है, जो कि हांगकांग में खाई जाती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कश्मीर में क्या किया जाता है भाई, तो सरसों के तेल में हम तली हुई मछली खाते हैं हमारे कश्मीर में। अगर हम गोवा की बात करेंगे तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ज़्यादा होता है, क्योंकि गोवा में बीचेस ज़्यादा है यानी कि साहिली किनारा ज़्यादा है। साहिली किनारे पर क्या उगते हैं भाई, तो कोकोनट वाटर या नारियल के पेड़ ज़्यादा उगते हैं। नारियल के पेड़ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे फिश जो कुक्ड खाई जाती है नारियल के तेल में तलकर। उसके बाद है हमारा केरला में टैपियोका का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। टैपियोका नथिंग बट जो हमारा साबूदाना होता है वो क्या होता है, एक स्टेम और जड़ होता है भाई, एक रूट फूड है वो टैपियोका। और करी मेड ऑफ कोकोनट फिश एंड कोकोनट ऑयल। अब यहाँ पे टैपियोका के साथ साथ जो भी फ़िश जो है हमारे क्या कहेंगे, नारियल के तेल में बनाई हुई क्या कहेंगे, करी और फ़िश का इस्तेमाल होता है साथ ही साथ टैपियोका के। कहाँ पे, हमारे केरला में। उसके अलावा जो कोस्टल एरिया इन साउथ इंडिया है, जो हमारे साहिली इलाके हैं हमारे जनूबी हिंदुस्तान के, वहाँ पर सी फिश्ड इन कोकोनट ऑयल खाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद और गुजरात की, तो वहाँ पे क्या है, ढोकला विद चटनी और लेमन राइस और मिठाई, ये जो है इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर, अहमदाबाद और गुजरात में क्या है भाई, ढोकला खाया जाता है चटनी के साथ, लेमन राइस खाया जाता है और मिठाई बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगर हम वलसद की बात करेंगे तो यहाँ पे बटाटा वड़ा, पूरी शोक और दूध, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, इंपॉर्टेंट है। वलसद क्या, बटाटा वड़ा, पूरी शोक और दूध। अगर हम उडुपी की बात करेंगे तो वहाँ पे इडली वड़ा खाया जाता है। अगर हम बिहार की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है लिट्टी चोखा जो है बिहार की इंपॉर्टेंट डिश है, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगर हम मिज़ोरम की बात करेंगे तो वहाँ पे चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर हम असम की बात करेंगे तो वहाँ पे राइस के अलावा टी, वहाँ पे चाय और पिट्ठा, उसके अलावा भात सुक्कू, ये इंपॉर्टेंट है। भात सुक्कू नथिंग बट एक तरह की चावल है जो असम में खाई जाती है। उसके बाद लूची और छोला दाल, ये भी जो है इंपॉर्टेंट खाने की ग़िज़ा है जो कि हमारे असम में खाई जाती है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए, आप लोग इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से इसको याद कर लें। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक है फूड प्रिवेंशन। हमारी जो ग़िज़ा है उसको हम किस तरह उसकी महफूज रख सकते हैं, किस तरह उसकी हिफाजत कर सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन इज़ द टेक्निक टू प्रिवेंट द फूड स्पॉइलेज, फूड पॉइजनिंग एंड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इन फूड। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है भाई, हम फूड को क्या करते हैं, ख़राब होने से, जहरीला होने से और साथ ही साथ जो दूसरे भी खुर्द अजसाम हैं उसके हमले से हम बचाने के लिए फ़ूड को प्रिजर्व करते हैं। अगर फूड भाई कंटेम्प्ट हो गया, पॉइज़न हो गया, अगर ख़राब हो गया तो वो क्वालिटी को बर्बाद हो जाएगी, उसके साथ साथ उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और उसके ऊपर दूसरे अनवांटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमला कर लेंगे, जो हमारी बीमारियों का सबब बनते हैं। अब देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व क्यों करना चाहिए, उसके मकासद क्या है भाई, तो प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, किल पैथोजेंस और मिनिमाइज द फूड स्पॉइलेज एंड फूड पॉइजनिंग। मतलब ख़राब होने से बचाने के लिए, जहरीला होने से बचाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर मौजूद जो भी जर्म्स है उसको महफूज रखने के लिए हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं। अब फूड प्रिजर्व करने के कुछ तरीके हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है कि कौन सी ग़िज़ाई अशिया को हम लोग कौन से तरीके से जो है उसको हम लोग महफूज रखते हैं। तो जो हमारी वेजिटेबल और राइस है, ठीक है, वेजिटेबल और जो राइस है उसको हम लोग कैसे करते हैं भाई,
जो वेजिटेबल्स और राइस जो होते हैं उसको हम लोग डैम्प क्लॉथ यानी कि जो कच्चा कपड़ा होता है, अगर हमको चावल को और हमारे वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा दिनों तक सेव करके रखना है तो कच्चे कपड़े में क्या है, हमको इसको हिफाजत से रखना चाहिए बांध कर। अगर हम फूड मटेरियल्स जो हैं उनको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि जो हमारे वो उसको हवा ना लगे और वो ख़राब ना हो। और वो क्या कहेंगे, स्पेशली हम लोग जो पापड़ होते हैं, जो हमारी ड्राई चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग फूड कंटेनर में रखते हैं। जैसा कि हम लोग फ्रूट्स और नट्स को क्या करते हैं भाई, सुखाकर, ठीक है, फ्रूट्स और नट्स को हम लोग सुखाकर उनको प्रिजर्व करते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, नींबू, मैंगो और टोमेटो का अचार डालकर उनको हम प्रिजर्व करते हैं। हम लोग गोश्त और फिशेस को फ्रीज़ करके, ठीक है, उसको फ्रीजिंग के ज़रिए हम लोग उसको बचाते हैं या उसको महफूज करते हैं। उसके अलावा कैनिंग, हम लोग क्या करते हैं भाई, कैन के ज़रिए भी मीट, फिश और फ्रूट्स को भी एयर टाइट कंटेनर कैन में बंद करके क्या है भाई, कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में मिलाकर उसकी कैनिंग करके भी उसको हम लोग महफूज रखते हैं। ये थे हमारे वे ऑफ प्रिजर्विंग। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नमक के ज़रिए और शुगर लगाकर, ठीक है, जो मीट है और फिशेज़ हैं, हमको पता ही है, कबाब बनाकर हम लोग सुखा कर क्या है इनकी हिफाजत करते हैं। उसके अलावा जैम्स और जेलीज़ बनाकर हम शुगर डाल के भी उसकी हिफाजत करते हैं। उसके अलावा हाँ, हीट एंड कोल्ड मेथड, जैसा कि हम कहेंगे पैस्चराइजेशन हम मेथड देके, तो यहाँ पे मिल्क को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको बहुत ठंडे में अचानक बहुत ही ठंडा कर दिया जाता है। तो ये क्या है भाई, अचानक गर्म करने और ठंडा करने से उसके अंदर जो भी माइक्रोबियल्स होते हैं वो मर जाते हैं और उनको नए से उसमें क्या कहेंगे, खुद से डेवलप होने में उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, स्मोकिंग के ज़रिए हमारी जो फिशेज़ होती है भाई, साहिली इलाकों में उनको स्मोकिंग के ज़रिए महफूज किया जाता है। स्टरलाइजेशन का भी एक तरीका है भाई, जहाँ पर क्या किया जाता है, दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है भाई, गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाएँ। ठीक है, उसके अलावा ओपन एंड ड्राई एरिया, जैसा कि हम लोग देखेंगे तो हमारे प्याज है, हमारी गार्लिक, हमारी जो आलू है, हमारे जो लहसुन है, उसको हम लोग प्लेस ड्राई एरिया में रखते हैं और ओपन प्लेस में रखते हैं। हम लोग देखे होंगे कि उसको ड्राई एरिया में रखा जाता है, पानी से बचाया जाता है, सूखी और ड्राई क्या कहेंगे हम लोग जगहों पर इनको रखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोटीन्स, इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा इसके बाद भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसको हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है जो हमने देखा था फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक एक को डिटेल से देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं भाई, प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, वाइटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, फिर ग़िज़ा को महफूज रखने की जो चीज़ें हैं, ग़िज़ा को पकाने की या फिर बनाने की जो चीज़ें हैं, वो तमाम हम लोग देख लिए। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी होगी और अगर हेल्पफुल लग रही होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं, या फिर हम पहले जो हमारे MCQ सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे वही कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सीटेट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रिविज़न कराइए, इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।